वेलकम टू फिजिक्स पल्स, जहाँ कॉन्सेप्ट धड़कन बन जाएगा। जैसा ही कॉन्सेप्ट लेकर आए जो आपकी धड़कन बनने वाला है। तो हम क्लास 10th का टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में वर्क के बारे में कि कैसे हमारा किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वर्क होता है। और जो वर्क हम देख रहे हैं इस टॉपिक में, वो देख रहे हैं हीट को जनरेट करने का, क्योंकि आगे आने वाला जो वर्क है वो हमारा टॉपिक बनने वाला है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कैसे किसी एक सर्किट के अंदर वर्क डन होता है और उसको वर्क को निकालने के कैसे फॉर्मूले बनते हैं, वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज हम वर्क से जुड़ी हुई एक ऐसी क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे जिस क्वांटिटी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर, और उस इलेक्ट्रिक पावर के एक्सप्रेशंस कि कैसे हम इलेक्ट्रिक पावर को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रिक पावर जो टॉपिक है हम इसको पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसको पढ़ने का रीजन क्या है? इस इलेक्ट्रिक पावर को पढ़ने का रीजन ये है कि जो वर्क होता है, वो जो वर्क होगा उसकी कभी भी एक रेट नहीं रहेगी। चार्जेस के द्वारा जो काम हो रहा होगा, कुछ तो जल्दी काम हो रहा होगा, कुछ लेट काम हो रहा होगा, लेकिन ये जो जल्दी है या जो देर में काम हो रहा है, इसके बारे में जो बात हमें बताकर देता है वो हमारा होता है इलेक्ट्रिक पावर। भाई जैसी आदमी के पावर, जैसी इंसान के पास में पावर होती है, उस हिसाब से वो काम करता है। अगर किसी में कमजोर व्यक्ति से बोल दूं कि भाई एक काम कर, तू इस 50 केजी के वेट को उठाकर लेकर जा, और वहीं एक मैं स्ट्रांग व्यक्ति से बोलूं कि भाई इस 50 केजी के वेट को उठाकर तू भी लेकर जा, और मैं देखता हूं तुम में से पहले कौन पहुंचता है, तो जाहिर सी बात है कि जो स्वस्थ हेल्थी पर्सन है वही आराम से जल्दी पहले पहुंचेगा, और दूसरा कमजोर व्यक्ति है वो भी पहुंच ही जाएगा टारगेट पर। लेकिन दोनों की एनर्जी मैच नहीं होगी, दोनों की पावर मैच नहीं होगी। एक ने उसी वर्क को 10 सेकंड के अंदर पूरा कर दिया, और वो अभी कमजोर व्यक्ति अपना अभी सिर पर बोझ लेकर 50 केजी का अभी ढोए जा रहा है। काम वो भी करके देगा, लेकिन एक 10 सेकंड में काम करके नहीं देगा, वो आपको कम से कम अगले दिन तक करके देगा। 1 सेकंड चला फिर बैठ गया, फिर चला फिर बैठ गया, भाई मैं वर्क कर दूंगा, ये गारंटी है। लेकिन कब तक होगा इसका कुछ पता नहीं, लेकिन काम जरूर होगा। तो हम इसी वर्क को जो मेजर करेंगे, किस बात को लेकर मेजर करेंगे कि भाई उसके पास पावर ज्यादा थी, जल्दी काम कर दिया, और इस कमजोर व्यक्ति के पास पावर कम है और ये काम को क्या कर रहा है, देरी कर रहा है करने में। तो यही हाल है हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस का कि कुछ चार्जेस जिस प्रकार वर्क को करते हैं, जितनी रेट से वर्क को करते हैं, 1 सेकंड में कितना वर्क उनके द्वारा किया जा रहा है, वही हमारा क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक पावर। तो आज हम इस इलेक्ट्रिक पावर को डिस्कस करके फिर हम चलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर को। जैसा कि लेक्चर के दौरान हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर, जिसको हम डिनोट करेंगे लेटर P से। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या कहती है? इलेक्ट्रिक पावर ये कहती है, इट डिफाइंस द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय अ सोर्स। नहीं समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन। भाई साहब जो काम हो रहा है चार्जेस का, वो किस रेट से हो रहा है? रेट का मतलब 1 सेकंड में कितना काम हो रहा है। कौन सा काम है यहाँ पर? कोई मैकेनिकल वर्क नहीं है, चार्जेस का वर्क है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क। बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ, जब हम किसी सोर्स के अंदर बैटरी लगा देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगा देते हैं, उसके द्वारा कुछ काम होगा। इन मेंटेनिंग द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वह रेट, जिस रेट पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी जा रही है और डिसिपेटेड करी जा रही है इलेक्ट्रिक, वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक पावर। अब मैं आपको बताता हूं इसके लिए क्या होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर के लिए आप एक सर्किट बनाओ। बना लिया जी।
उस पर पोटेंशियल लगाओ, लगा लिया जी। पोटेंशियल बताओ, V है जी। जिसकी वजह से चार्जेस फ्लो हो गए, I है जी। I की वजह से अब यहाँ इस सर्किट के अंदर क्या हो रहा है जी, वर्क हो रहा है जी। ठीक है, वर्क हो रहा है। और वर्क किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कितना होगा, यू ऑल नो दैट, विच डिपेंड ऑन QV, है ना। वर्क तो आपको पिछले लेक्चर में बता ही दिया, किसी सर्किट के अंदर किसी पोटेंशियल लगाने पर बहने वाले चार्जेस के द्वारा किया गया काम, Q इंटू V। अब पावर यही तो कह रही है, पावर यही तो कह रही है कि वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ EMF, लगाया है ना सोर्स ऑफ EMF, किधर गई, लगाया है ना सोर्स ऑफ EMF, V। मेंटेनिंग द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब जिस प्रकार से हमारा जितनी ताकत रखता है EMF, उसी हिसाब से हमारा करंट भी उस सर्किट के अंदर क्या किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट। अब ये कहा गया है जब पोटेंशियल लगा दोगे करंट भी बन जाएगा, पोटेंशियल अप्लाइड कर दोगे किसी रेजिस्टेंस के दौरान तो ये सर्किट वर्क करेगा, और वर्क जो हमारा इस सर्किट के अंदर बनेगा वो बनेगा QB। मींस अब ये मैं कह सकता हूं कि T टाइम में किए जाने वाला वर्क होगा W। कहने का मतलब है कि भाई साहब एक बॉक्स है, इसने इस बॉक्स को डिस्प्लेस किया, पहले मैं मैकेनिकल वर्क पर बात करता हूं, और इसने इस बॉक्स को डिस्प्लेस करता हुआ बेचारा ले गया अपनी पोजीशन से 10 मीटर आगे, काम किया। एक और बॉक्स है जिसने सेम बॉक्स को डिस्प्लेस किया सेम डिस्टेंस 10 मीटर तक। दोनों ने काम किया, हाँ किया। क्या इसने काम किया, हाँ किया। लेकिन अब इनमें से मैं ये पता लगाऊं कि काम जल्दी किसने किया, तो इस बात का आंसर आप कैसे बताओगे कि किसने काम को जल्दी किया है। तो उसके लिए यहां पर हमारे टिल्लू बाबा बैठे हुए हैं वॉच लेकर, जो ये देखेंगे कि इन दोनों में से फिनिश लाइन पर जो 10 मीटर दूर है वहां पहले कौन पहुंच रहा है। टिल्लू बाबा ने घड़ी चालू करी, घड़ी के बाद इसका टाइम नोट करा, भाई साहब आ गए 5 सेकंड के अंदर। ठीक है, जो ये चंगू हैं ये आ गए बॉक्स को 5 सेकंड में लेकर, और हमारे ये जो डमरू हैं ये अपने बॉक्स को लेकर आ रहे हैं 2 दिन में। क्यों लेकर आ रहे हैं भाई, क्योंकि बीच में कोई ऐसा मिल गया जिसमें इन्होंने ये 2 दिन लगा दिए और अपने कार्य को ये भूल गए, लेकिन काम करके दे दिया 2 दिन में तो किया है। इसका मतलब ये है कि भाई साहब इसके पास इतनी ताकत थी नहीं कि ये 2 दिन से पहले आ जाता। अपने पावर के अनुसार इसने काम किया, लेकिन इसने तो टाइम बहुत ज्यादा लिया, और इसने टाइम इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत कम लिया। तो मैंने एक आइडिया लगा दिया, यहां वर्क हो रहा है जल्दी और यहां पर वर्क हो रहा है देरी में, तो पावर भाई साहब इसकी ज्यादा है और पावर इसकी क्या है, कम है। तो टी टाइम में जो जितना वर्क कर दे रहा है उसी को तो हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन। तो टी टाइम में मेरा वर्क किया गया, भाई समय यहां लेकर भी वर्क हुआ, समय यहां लेकर भी वर्क हुआ, तो टी टाइम में मेरा वर्क हुआ। तो अब मुझे टी टाइम से कैसे पता लगेगा भाई, मैंने तो बोल दिया कि एक ने 50 सेकंड में काम कर दिया, एक ने 60 सेकंड में काम कर दिया,
लेकिन दोनों के बारे में जब मुझे पता लगेगा कि पावर किसकी ज़्यादा है, किसने जल्दी काम किया है, तो मुझे 50-60 पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। भैया मुझे तो ये बता दो कि 1 सेकंड में कितना काम किया है। अगर मुझे 1 सेकंड का आइडिया है तो मैं पता लगा लूंगा कि किसकी पावर ज़्यादा है। तो इसका मतलब टी टाइम में जो वर्क हो रहा है वो वर्क हो रहा है हमारा W, और मेरा जो 1 सेकंड में वर्क होगा वो होगा W/T। और यही वर्क की रेट जो कहलाती है पावर। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, यही है हमारा पावर का फॉर्मूला। द रेट ऑफ वर्क डन, वर्क कौन सा, ये बॉक्स का वर्क नहीं, चार्जेस का वर्क। मींस चार्ज का काम है तो इलेक्ट्रिकल वर्क। अगर भाई ने बोला है करने का तो करने का, चार्ज ने बोला है चलने का तो चलने का, जिसकी वजह से वर्क होगा इलेक्ट्रिक, तो हमने बोल दिया उसको इलेक्ट्रिक वर्क। तो यही तो कहानी है। किस रेट पर, मतलब 1 सेकंड में किसी इलेक्ट्रिक वर्क को किया जाए किसी बैटरी के द्वारा फ्लो होने वाले चार्जेस की वजह से, इन मेंटेनिंग द करंट, जो कि करंट को मेंटेन करते हुए जा रहे हैं उस सर्किट के अंदर। तो आप बोल दो भैया ये सर्किट की पावर ये है, तो हमने यही पावर को क्या कर दिया, अभी पीछे डिफाइन कर दिया। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अच्छा देखो, मैंने यहां पर ये बात क्यों लिखी थी पिछले लेक्चर की, क्योंकि पास्ट हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ता। हम कितना भी पास्ट से आगे भाग लें वो हमारे आगे आ ही जाता है। इसीलिए इस पास्ट को लेकर मैं आपसे बात करता हूं कि एक लाइन याद आती है इस बात पर, पास्ट को लेकर, कि क्या रखा है सजने और सजाने में, क्या रखा है सजने और सजाने में। भाई हमने अपनी पूरी उम्र गुजार दी पढ़ने और पढ़ाने में, तो भाई साहब सिवाय पढ़ाई के अलावा तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है, तो मस्त मन लगाकर पढ़ो। आगे की जो हमारी बात है तो पावर को लेकर चल रही है। अब देखो पावर को एक नया मोड़ देते हैं। नया मोड़ क्या देते हैं कि बेचारा पावर वर्क की वजह से तो आपने बता दी, लेकिन पावर तो आपके पोटेंशियल पर भी डिपेंड कर रही है, पावर तो आपके करंट पर भी डिपेंड कर रही है, पावर तो इसकी रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रही है। कैसे भाई, आप काम कराने जा रहे हो लेकिन आपने काम को कराने के लिए एक चीटिंग कर दी। चीटिंग क्या कर दी कि आपको पता है कि 10 kg का बॉक्स डिस्प्लेस करना है, एक दूसरा 10 kg का बॉक्स डिस्प्लेस करना है, लेकिन आप क्या करते हो, इसको डिस्प्लेस करने के लिए एक तो ले आते हो 20 साल का लड़का और एक ले आते हो आप नर्सरी क्लास का लड़का, और अब आप कह रहे हो कि भाई इसकी पावर ज्यादा है इसकी पावर कम है। अरे भाई, नर्सरी वाले की नर्सरी के साथ में कंपैरिजन करोगे, 20 साल वाले का 20 साल के साथ में कंपैरिजन करोगे। अब आप इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हो, ये बात तो गलत है। तो हमारी कंडीशन भी देखी जाएंगी पावर को लेकर। अब ये थोड़ी है कि हमने मुंह उठाया और बोल दिया पावर किसकी कम किसकी ज्यादा। तो ऐसे ही है कि हमें वर्क से ही नहीं करना, चलो वर्क तो हमें टाइम के साथ में बता देगा, लेकिन ये जो वर्क हो रहा है उसके लिए और भी चीजें तो हैं। अब आप बैटरी कम लगा रहे हो तो चार्जेस क्या करेंगे भाई, तो बैटरी का सोर्स ही कमजोर है और दूसरी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर बैटरी का सोर्स ज्यादा है, तो वह जाहिर सी बात होगी पावर ज्यादा, होगा काम ज्यादा। कम सोर्स कम बैटरी पे कैसे काम होगा यार ज्यादा। तो इसीलिए मेरी जो पावर है वो आगे जाकर कहीं ना कहीं बहने वाले करंट पे भी डिपेंड रहेगी और रेजिस्टेंस जो लगाई है उस पर भी डिपेंड होगी। रेजिस्टेंस लगाई उस पर डिपेंड का मतलब है कि जो मेरी पावर है कहीं ऐसा तो नहीं हो वैसे ही वेस्ट जा रही है। वेस्ट कैसे कि एनर्जी मैंने जितनी सप्लाई करी, आउटपुट जितनी एनर्जी दी, क्या सॉरी मुझे जितनी मैंने एनर्जी इनपुट में दी, क्या मुझे उतनी एनर्जी आउटपुट में मिल रही है क्या? ये इनपुट और आउटपुट की पावर की वजह से ही बनता है हमारा
एक इफेक्ट जिसको हम आगे पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी चलते हैं, देखते हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। जिस प्रकार पावर हमारी वर्क की रेट पर डिपेंड हो रही है, उसी प्रकार और किस बातों पर पावर हमारी डिपेंड हो सकती है। हम पिछले लेक्चर के दौरान इतना जानते हैं, हम पिछले लेक्चर के दौरान ये जानते हैं, जो हमारा वर्क होता है वो होता है क्यू चार्जेस का वी की वजह से फ्लो होना। और अभी मैंने देखा कि पावर डिपेंड कर रही है वर्क अपॉन टाइम पर। कर रही है भाई, करने दो, तो क्या दिक्कत आ रही है। पावर हमारी डिपेंड कर रही है वर्क अपॉन टाइम पर। तो मैं जानता हूं कि W बराबर Q इंटू वी, इसमें से W बराबर Q इंटू वी, तो मैं पावर की जगह पर वैल्यू रख सकता हूं Q V अपॉन T। क्या मेरा Q V अपॉन T कहना गलत है? नहीं है जी, वर्क जो है वो यही है, और मैंने W ना लिखकर अब जो वर्क की डिपेंडेंसी है Q V लिख दी। ठीक है, बहुत अच्छा किया, लिखकर कोई अपराध नहीं किया। अब मैं एक और वैल्यू जानता हूं, कि जो चार्ज है मेरा वो डिपेंड करता है करंट पर। Q इज इक्वल टू IT, या मैं कह सकता हूं कि मेरा जो करंट है वो डिपेंड कर रहा है मेरे फ्लो ऑफ चार्जेस पर। तो Q इज इक्वल टू IT होता है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Q की जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा? IT V अपॉन T। T से T कैंसिल आउट होगा और पावर का फॉर्मूला बन जाएगा V इंटू आई। नया फॉर्मूला मेरा बन गया पावर का V इंटू आई। तो स्टेप बाय स्टेप मेरे पावर के फॉर्मूले मुझे मिलते चल रहे हैं, 1 2 एंड 3। तो यही तो है। अब देखो, इसकी वजह से ये लाइन कहाँ मिल रही है आपको? डेफिनेशन में, सोर्स ऑफ ईएमएफ, सोर्स ऑफ ईएमएफ और मेंटेन इलेक्ट्रिक करंट। ले भैया दीपक, सोर्स ऑफ ईएमएफ एंड मेंटेन इलेक्ट्रिक करंट, दोनों की वजह से भाई क्या बन गई? पावर। मींस यहां तक की लाइन ने एक डेफिनेशन बना दी, इस लाइन ने, द रेट ऑफ ने, द रेट एट विच वर्क इज डन, इसने फॉर्मूला बना के दे दिया हमारा ये। आगे की लाइन ने, द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इस दूसरी लाइन ने फॉर्मूला बनाकर दे दिया हमारा ये। अब क्या हम इसके द्वारा कोई फोर्थ भी प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं? क्या हम फोर्थ प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं क्या? देखो, करा सकते हैं क्या? क्या फोर्थ प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कराई जा सकती है? हाँ, कराई जा सकती है कि अगर मैं बाय ओम्स लॉ, कौन सा लॉ? बाय ओम्स लॉ मैं जानता हूं V इज इक्वल टू आर। क्या करने वाले हो, समझ गए होंगे क्या करने वाले? हम समझ चुके हैं कि अगर V की जगह पर क्या पुट कर दिया जाए? IR, तो फॉर्मूला नंबर 4, P इज इक्वल टू V की जगह पुट करिए IR इंटू आई, तो फॉर्मूला बन गया P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R। यहां से मैंने V की जगह पर पुट कर दिया IR, I मेरा यहाँ पहले से है, I इंटू आई का स्क्वायर, और ये मेरा बन गया R। तो P इज इक्वल टू बन गया फॉर्मूला I स्क्वायर R। क्या फिफ्थ भी बन सकता है? बनाओ भाई बनाओ, छोड़ना नहीं है। क्या फिफ्थ फॉर्मूला बन सकता है? हाँ, बन सकता है। अगर मैं I की जगह पर रख दूं V अपॉन R, इसी ओम्स लॉ की मदद से I की जगह मैं पुट कर दूं V अपॉन R, इसी को उठा लाओ। हम जानते हैं P इज इक्वल टू V इंटू आई।
तो जो मेरा v इंटू आई है, तो इस बार मैं i की जगह पर वैल्यू रखता हूं v इंटू वी अपॉन आर। तो पावर का फॉर्मूला अब बन गया v स्क्वायर अपॉन आर। लो भाई, 5 फॉर्मूले मैंने आपको दे दिए पावर के। सबसे सिंपल फॉर्मूला, वर्क करवाओ, ठीक है। किस रेट से हो रहा है, ठीक है। वर्क जो हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल वर्क है, और इलेक्ट्रिकल वर्क की डिपेंडेंसी चार्ज और पोटेंशियल पर। इलेक्ट्रिक वर्क की जो डिपेंडेंसी है वो चार्ज और पोटेंशियल पर। हम इनके फॉर्मूले पीछे पढ़ के आए हैं। क्यू क्या होता है, आई टी, जहां हमें जरूरत पड़ी हमने लगा दिया क्यू का आई टी। वर्क का हम फॉर्मूला पढ़कर आए हैं, वर्क का फॉर्मूला पढ़ के हम लोग आए हैं कि वर्क हमारा क्या रहेगा, क्यू वी रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, कि चार्जेस के द्वारा कितना वर्क होता है, जिसकी वजह से हमने ये बनाया, फिर क्यू की वैल्यू रख के आई टी रख के ये बनाया, फिर हमने ओम्स लॉ लगाकर आगे के और फॉर्मूले बना दिए। तो अब इसके अंदर से पावर के इतने सारे फॉर्मूले हो गए। जब आपसे वर्क और टाइम की वैल्यू दे तो आप पावर बता सकते हो। अगर आपको किसी सर्किट का पोटेंशियल और करंट बता दिया कि किसी सर्किट के अंदर, किसी भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर पोटेंशियल है 20 वोल्ट और उसके अंदर करंट बन रहा है मान लेते हैं 2 एम्पियर, तो बताइए सर्किट की पावर क्या है, V इंटू आई, V इंटू आई। तो आप बता सकते हो 20 इंटू 2 इक्वल टू 40। अब पीछे क्या लगाऊं, पीछे मैं पावर को डिफाइन करने के लिए यूनिट इंट्रोड्यूस करूंगा, जो यूनिट मेरी कहलाएगी वॉट। यूनिट मेरी क्या कहलाएगी, वॉट। तो अब मैं डिस्कस करता हूं अपनी यूनिट पर। अब यूनिट पर आने से पहले बात खत्म हो जाती है कि v इंटू आई दे रखा हो तो हम पावर बता सकते हैं, लेकिन हमारे पास में i और r दे दिया। मान लेते हैं पोटेंशियल का सोर्स हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें रेजिस्टेंस इस बार गिवन है 2 ओम, तो मैं पावर फिर भी बता सकता हूं अपनी आई स्क्वायर आर से, बिल्कुल बता सकता हूं। लेकिन एक और फॉर्मूला है, इस पर करंट नहीं बताया मुझे, और करंट ना बताकर मुझे सिर्फ रेजिस्टेंस और सोर्स बता दिया ईएमएफ का कि ये 20 वोल्ट, ये 2 ओम। तो भाई साहब पावर बता दो, तो वी स्क्वायर अपॉन आर, कहानी खत्म। तो ऐसे करके हम पावर को बता सकते हैं किसी भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट को लेकर। अब मैं बात करता हूं आगे कि पावर को हम कैसे मेजर करेंगे, या पावर के लिए यूनिट क्या बनती है, और हम 1 वॉट किसको बोलते हैं। जैसे पहले आपको डेफिनेशन दिखा दूं मैं कि इलेक्ट्रिक पावर कि इन अ करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर फॉर अ टाइम टी अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस वी देन वर्क डन बाय करंट इज, ये हमारा आई गया था वी आई टी। वी आई टी यहां पर वर्क निकाला था ना हमने, कहाँ है वी आई टी, W की जगह मैंने रखे वी आई टी, क्योंकि W हमने यहां निकाला था QV, तो Q की जगह मैं क्या रख सकता हूं IT, और V हमारा यहाँ है ही, तो VIT बन गया था वर्क। इलेक्ट्रिक पावर, पावर का फॉर्मूला W अपॉन टी, VIT पुट करा T, और T से T कैंसिल, फॉर्मूला बन गया VI। और जो पावर की यूनिट होती है वो वॉट होती है या फिर जूल पर सेकंड होती है। इसी डेफिनेशन की मदद से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो हमारी पावर की एक यूनिट है वो बन रही है वॉट, और एक बन रही है जूल पर सेकंड, और दूसरी के बाद तीसरी भी हो सकती है वोल्ट इनटू एम्पियर। ये बात भी गलत नहीं है अगर ऐसा ही यूनिट पावर को लेकर मैं बोलूं। कैसे, जूल पर टाइम, वर्क अपॉन टाइम की वजह से बन गई जूल पर सेकंड, और पावर को मैं दूसरी लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस कराता हूं जिसको मैं बोल देता हूं कि वॉट, और V इंटू आई की वजह से बन गई हमारी V की पोटेंशियल की वोल्ट, और करंट की बन गई एम्पियर। तो ये मैं तीनों यूनिट पावर को डिफाइन करने के लिए लगा सकता हूं। फिर मुझसे ये पूछा गया कि 1 वॉट क्या होता है, 1 वॉट क्या होता है, 1 वॉट क्या है, 1 वॉट पावर क्या है किसी की। अब कैसे बोलोगे कि किसी ने 1 वॉट पावर खर्च कर दी, क्योंकि पावर क्या एक यूनिट है। जैसे हमने
रेजिस्टेंस को लेकर 1 ओम पर बात करी थी, करंट को लेकर 1 एम्पियर पर बात करी थी, पोटेंशियल को लेकर 1 वोल्ट पर बात करी थी। तो ऐसे हम लोग बात करते हैं पावर को लेकर, और वो पावर 1 वॉट है। तो 1 वॉट क्या होगी, मैं सिंपल किसी भी एक फॉर्मूले से डिफाइन कर देता हूं कि 1 वॉट क्या है। मैं इस फॉर्मूले से डिफाइन करने की कोशिश करता हूं कि पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए डिफाइन 1 वॉट, तो आप क्या बोलोगे 1 वॉट के लिए कि P बराबर 1 हो, तो P बराबर 1 है तो इसका मतलब पावर क्या है उसकी 1 वॉट। और P इक्वल टू 1 कब आ सकता है, P इक्वल टू 1 तब आ सकता है यदि V की वैल्यू 1 हो और I की वैल्यू भी क्या हो 1। किसी भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, किसी भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर मेरा जो सोर्स है, मैं जो पोटेंशियल अप्लाई करूं, जो पोटेंशियल डिफरेंस में अप्लाई करूं, उसकी वैल्यू होनी चाहिए मेरी 1 वोल्ट, और जिसकी वजह से करंट बनना चाहिए 1 एम्पियर। अगर ऐसा होगा तो मेरा जो पावर बनेगा वो बनेगा P इक्वल टू V इंटू आई। V की वैल्यू 1, I की वैल्यू 1, तो P इक्वल टू 1 वॉट। अब यही हमारी डेफिनेशन कह रही है कि पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेड टू बी 1 वॉट। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट की पावर को अगर आप 1 वॉट बोलना चाहते हो तो उस सर्किट के अंदर फ्लो ऑफ करंट की वैल्यू 1 एम्पियर होनी चाहिए। कितने एम्पियर होनी चाहिए, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट फ्लो इट अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस भी आप कितना लगाओगे 1 वोल्ट। तो हमने V1 माना, I1 माना, और पावर आ गई हमारी 1 वॉट। अब इस वॉट के बाद भी कुछ बिगर यूनिट होती हैं पावर को लेकर। बिगर यूनिट क्या होती हैं पावर को लेकर, कि वॉट हमारी एक यूनिट है किसकी, पावर की। अब इसके बाद भी जो यूनिट बनती है वो बनती है किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट। जैसे फिगर यूनिट में बताया है किलोवाट, मेगावाट, और आगे होगी गीगावाट नहीं है, चलो इसमें हम गीगावाट बता देंगे, इंट्रोड्यूस करा देंगे। अब मैं जानता हूं कि मेरा जो 1 किलोवाट है वो बराबर होता है 1000 वॉट के बराबर, या कहा जा सकता है 10 टू द पावर 3। इससे बड़ी जो वैल्यू बनेगी, किलोवाट से बड़ी वैल्यू बनेगी मेगावाट। तो 1 मेगावाट होता है 1000 किलोवाट, और वॉट में अगर बताना चाहते हो तो 10 टू दी पावर 6 वॉट, 10 टू दी पावर 6 वॉट। इसके बाद जो बड़ी वैल्यू बनती है मेगा के बाद में गीगावाट, तो वो होगी 1000 मेगावाट। जैसे किलोवाट यहां आ गया, मेगावाट यहां आ गया, और वॉट में आप डिफाइन करना चाहते हो तो 10 टू दी पावर 9 वॉट। ये मेरी कुछ वैल्यू, कुछ पावर वॉट से बढ़कर, क्योंकि वॉट से बढ़कर अभी मैं एक वैल्यू को इस्तेमाल में लूंगा इन सब में से, जो मेरी होगी किलोवाट। जब मैं घरेलू तौर पर मींस कॉमर्शियल यूज में जब मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करूंगा, तब वहां उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए मेरी पावर की जो यूनिट ली जाएगी वो ली जाएगी किलोवाट में। क्योंकि यार वहां पर हम लोग स्मॉलर वैल्यू से काम नहीं चलाते, वहां हमारे पास में वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। वैसे अगर मैं वॉट लेकर भी वहां प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या रहेगा, हम वहाँ प्रैक्टिकल में बड़ी बिगर यूनिट को लेंगे, जब टाइम के लिए सेकंड की जगह आर इस्तेमाल में लेंगे और वॉट की जगह किलोवाट को इस्तेमाल में लेंगे। तो ये मेरे कुछ इंटरचेंज हो गए वॉट के। अब बिगर यूनिट ऑफ पावर किलोवाट, मेगावाट एंड गीगावाट, या हमारा 1 किलोवाट 1000 वाट, 1 मेगावाट 10 टू दी पावर 6 वाट। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, इस टॉपिक पर जाने से पहले अब हम बात कर लेते हैं आगे की कहानी कैसे इस पावर से जुड़ेगी। अब क्या हुआ, मैं कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेकर आया, ठीक है, उस पर कोई पावर लिखी हुई थी कि भाई ये पावर
100 वॉट का है। इसका मतलब इसकी पावर क्या है, 100 वॉट है, कि मैं कह सकता हूं कि 100 जूल मेरा काम करके देगा। लेकिन जब मैं उसको लेकर आता हूं तो वो पावर के अनुसार वर्क कर कर नहीं दे रहा, वो कुछ पावर जो मेरी है उससे कम वर्क करके दे रहा है। अगर मेरे पास में कोई सोर्स है जो 100 वॉट का है, लेकिन उसकी जो मुझे वर्क मिल रहा है वो 100 वॉट का नहीं मिल रहा, मेरा वर्क मुझे मिल रहा है 70, मैं कह सकता हूं कि मैंने एनर्जी दी 100 जूल की और मेरा काम हो रहा है 70 जूल। तो 30 जूल एनर्जी कहां गई, वो कौन ले गया? कि मैंने किसी एक इलेक्ट्रिक मोटर को एक इनपुट पावर दी और आउटपुट की जो पावर निकल के आ रही है इनपुट पावर से कम आ रही है। ज्यादातर ये देखा जाता है कि जो हमारी इनपुट पावर है वो आउटपुट पावर के बराबर नहीं होती, कि ऐसी कोई मशीन नहीं है, ऐसे कह देते हैं हम लोग कि इनपुट और आउटपुट पावर उसकी बराबर हो जाए। क्यों? कि एनर्जी का हमारा एक रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें एनर्जी क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती है। तो जो आउटपुट और इनपुट पावर है इसकी वजह से उस मशीन की बनती है इफिशियंसी, कि ये जो हमने मशीन परचेज करी है वो कितनी इफेक्टिव है, कितना कारगर साबित होगी, कितना हमें काम कर कर देगी, कितना जल्दी वर्क करके देगी, जिससे क्या हो, हमारे लिए आसानी रहे। भाई जब ज्यादा एनर्जी खाएगी तो हमारा बिल भी तो ज्यादा ही आएगा। एनर्जी तो खा रही है ज्यादा और काम करके दे रही है कम। मींस आपने घर में एसी लगाई, एसी की पावर के अनुसार आपका बिल तो आ गया 2000, लेकिन जितना उस बिल के हिसाब से उसको एसी को वर्क करना चाहिए था, जितना उस मोटर को काम करके देना चाहिए था, जो उसका काम था रूम को ठंडा करने का, टेम्परेचर कम करने का, भाई साहब वो टेम्परेचर ही नहीं कम करके दे रही, रूम को ठंडा ही नहीं करके दे रही, एनर्जी का कन्वर्जन ही ठीक से नहीं कर रही। पावर तो पूरी लग रही है लेकिन रिजल्ट में क्या मिल रहा है, रिजल्ट में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम यही बात कर रहे हैं कि जो आपने एनर्जी दी है क्या आपको आउटपुट में वही एनर्जी मिल रही है या फिर बीच में कोई है जो आपकी एनर्जी को लेकर जा रहा है। तो यहां इस टॉपिक के अंदर हम देखते हैं कि जब हमने 100 जूल वर्क करवाया उसके रिजल्ट में हमें कुछ कम वर्क देखने को मिला, तो बाकी का जो हमारा जो वर्क है, जो एनर्जी है, वो कहां गया, आधा काम कहां पर हो रहा था। अब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ना तो किसी एसी को लेकर ना किसी और चीज को लेकर, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को लेकर। तो यहाँ काम करने वाली हमारी एसी नहीं, हमारे कौन है, चार्जेस। तो जब ये चार्जेस किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर फ्लो होते हैं तब क्या होता है कि ये चार्जेस कुछ काम करके देंगे, लेकिन इनका जो काम हो रहा है उस दौरान हमने देखा कि वो बेचारे किसी सर्किट के अंदर माथा फोड़ी करने लगे हुए हैं। मींस उस सर्किट के अंदर बेचारों का कोलिजन चल रहा है, जा जाकर टकरा रहे हैं वो एक दूसरे से। थोड़ी सी जगह मिली, चले फिर किसी एक एटम से टकराए, फिर चले फिर किसी एक एटम से टकराए। तो आधी एनर्जी तो उनकी टकराने में जा रही है, आधी एनर्जी तो उनकी कॉलिजन में जा रही है, और कॉलिजन की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। तो मैं कह सकता हूं कि इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से मेरी एक नई एनर्जी मैं जनरेट करवा पा रहा हूं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से जो मैं नई एनर्जी जनरेट करवा पा रहा हूं वो है हीट एनर्जी। मींस हमारे चार्जेस के द्वारा वर्क जो हो रहा है वो हमें हीट के तौर पर भी देखने को मिल रहा है। तो अब किसी चार्जेस के द्वारा कितनी हीट जनरेट होगी उसी हीट को लेकर हम डिस्कस करेंगे। उस वर्क जो कन्वर्ट कर रहा हूं मैं उस वर्क को हीट में, उस वर्क को मैं डिस्कस करूंगा हीट के लिए। अब कैसे हम लोग बोलेंगे कि जैसे अभी मैं एक और एग्जांपल दूं आपको कि मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस परचेज किया 100 वॉट का, ठीक है। अब मैंने 100 वॉट का इलेक्ट्रिकल अप्लायंस परचेज कर लिया, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि जिसकी इफिशियंसी है, जितना हम उसको एनर्जी पोटेंशियल सप्लाई करेंगे वो उसका 50% इफिशियंसी वर्क करके देगा।
मीन्स अगर मैं उसको वर्क करवाने के लिए पावर दे रहा हूँ, मान लेते हैं हम जो वर्क करवा रहे हैं उस पर 100 जूल का मैंने एनर्जी दी, उसको 100 जूल का इनपुट दिया, लेकिन उसने बोला ये जो मशीन काम करेगी वो 50% इफिशियंसी की है। मीन तुम्हारे द्वारा दी गई एनर्जी 100 जूल और काम करके तुम्हें देगी 100 का आधा, 50 जूल वर्क। तो बाकी का वर्क कहाँ हो गया? 50% कहीं दूसरी दिशा में निकल गया। और वो दूसरी दिशा में हमने देखा कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो एनर्जी को आधी को खर्च कर रहा है हीट होने में। तो हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है उसी हीट एनर्जी को हम अब आगे डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक में। ये हमारा अब टॉपिक चलकर आ गया है हीट एनर्जी पर। अब देखो हीट एनर्जी क्या है, इसको क्लास 10th के अकॉर्डिंग हम बोल देते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को दूसरे नाम से भी जानते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर पिछला लेक्चर आप याद करो, इलेक्ट्रिक करंट मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अब हम करेंगे कन्वर्जन, और इसकी वजह से हम प्रोड्यूस करेंगे अब हीट। और जो हीट अब यहां प्रोड्यूस होगी उसी का अब हमें क्या देखना है, इफेक्ट देखना है। तो हम यही बोल रहे हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि हीट का जो इफेक्ट देखा जा रहा है ये इफेक्ट आ तो इस करंट की वजह से ही रहा है। तो हम सिर्फ उन 6 पॉइंट में से एक ही पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में बदल जाती है। तो इसके लिए क्या कहा गया जूल ने कि हीट किसी कंडक्टर के अंदर किन बातों पर डिपेंड करेगी, कैसे हमारी जो हीट की वैल्यू है वो बनेगी। तो कंडक्टर के अंदर जो वर्क होता है, वर्क डन इन इलेक्ट्रिक सर्किट, या फिर मैं कह दूं किसी कंडक्टर के अंदर, जब वो वर्क को एक नया ही नाम दे दिया जाता है कि वो जो वर्क है आपका कन्वर्ट हो जाएगा हीट में। मींस आपके सर्किट के अंदर जो वर्क हो रहा है वो प्रोड्यूस कर रहा है आपकी हीट को। मींस जितना वर्क है उतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, जितनी हीट है उतना ही वर्क हो रहा है। क्योंकि मुझे हीटिंग इफेक्ट डिस्कस करना है तो हीट की वजह से बनेगी तो वर्क की वजह से। अब जो वर्क होगा वही हमारा हीट बन जाएगा, तो जो वर्क है वही सर्किट के अंदर हीट बन जाएगा। वर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं W बराबर क्यू वी, W बराबर क्यू बी, और Q हम जानते हैं Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी। तो मैं W इक्वल टू क्या पुट कर सकता हूं, आई टी वी, और V की जगह पर मैं पुट कर सकता हूं V इक्वल टू आई आर। तो W इक्वल टू आई टी इंटू V की जगह पुट कर दिया जाएगा आई आर। अभी रुकना एक सेकंड, मैं क्यों लगातार बोलता जा रहा हूं, अभी इसको कनेक्ट करूंगा। W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी तो नहीं सुना, पर H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी तो सुनेला सा लगता है रे सर, ये फॉर्मूला कहीं देखेला लगता है। आप W लिख रहे हो लेकिन हम देख लेते हैं H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के नाम से। बिल्कुल सही देखा है तूने, कोई गलती नहीं करी है, क्योंकि यहां तक आने से पहले ही मैंने बोला है वर्क डन बराबर हीट, कि जो वर्क हो रहा है उसके अंदर वो कैसे हीट बन रहा है। आ जाओ अब अपनी तपस्या पर जो हम ये खोज कर लाए हैं आपके लिए।
कि whenever the electric current is passed through a conductor, जब भी आप किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो, कर दिया जी, it becomes hot, वो हॉट हो जाता है कुछ समय बाद। ये बताता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी बदलती जा रही है हीट में। अगर भाई गर्म ना हो तो क्यों ना हो, क्योंकि हीट मिल रही है तो गर्म तो होना ही है। तो इलेक्ट्रिक करंट जब कंडक्टर से इलेक्ट्रिक सर्किट से पास किया तो वो सर्किट वो कर रहे कंडक्टर गर्म हो जाएगा कुछ समय बाद, और ये दर्शाता है कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है हीट एनर्जी में। और इसी इफेक्ट को, इसी हीट बनने के इफेक्ट को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या फिर जूल हीटिंग इफेक्ट, या फिर जूल हीटिंग। तो कारण हीटिंग इफेक्ट के करंट की वजह से, कॉजेस क्या है, क्यों उस सर्किट के अंदर हीट जनरेट हो रही है, क्यों सर्किट के अंदर हीट जनरेट हो रही है, हीट जनरेट होने का काम हो रहा है, वर्क हो रहा है। अब मेरे सर्किट के अंदर जब चार्जेस दौड़ते हैं तो उनको क्या बीच में रेजिस्टेंस नहीं मिलती, मिलती है। क्या उन रेजिस्टेंस के दौरान यही तो देखा गया कि चार्जेस कोलाइड करते हैं, क्योंकि जब वो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलते हैं, वो वेलोसिटी की वजह से क्या होता है, मेरे चार्जेस मूव होते हैं और वो एक दूसरे एटम से जाकर कॉलिजन करते हैं, जिनकी वजह से हीट बनती है। और ये जो कॉलिजन होगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा कि मेरे कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या है। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ही ज़्यादा कॉलिजन होगा और उतना ही ज़्यादा वहाँ पर हीट जनरेट होगी। लेकिन कॉलिजन एक बात पर और डिपेंड करते हैं कि कॉलिजन कितना फास्ट और कितना स्लो हो रहा है, और कितना फास्ट कितना स्लो चार्जेस की वैल्यू जो बनती है वो बनेगी हमारे मैग्नीट्यूड ऑफ करंट से। और वहीं जो मेरे बहने का करंट है वो ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि जो करंट का फ्लो बन रहा है वो स्लो बन रहा है या फिर फास्ट बन रहा है। कहने का मतलब समय के साथ चार्जेस धीरे फ्लो हो रहे हैं या फिर फास्ट फ्लो हो रहे हैं। तो मैंने देखा सबसे पहले रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के बाद करंट, और करंट के बाद में टाइम, और इन तीनों क्वांटिटी की वजह से फाइनल में मुझे मिल रहा है हीट का इफेक्ट, और यही है मेरा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आ जाते हैं स्लो मोशन में। पहली बात, द ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक सेकंड के अंदर फ्लो होंगे, Q इक्वल टू आई टी, और मुझे पता है Q इक्वल टू एन, कि चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। जब चार्ज फ्लो होगा तो मेरा क्या बनेगा, टाइम बनेगा, क्योंकि चार्ज जब फ्लो होंगे तो मेरा करंट बनेगा, क्योंकि करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, और फ्लो ऑफ चार्जेस क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। तो भाई ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे दैट इज करंट, द ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ कॉलिजन, उतना ही ज्यादा कॉलिजन होगा, एंड ग्रेटर द हीट प्रोड्यूस्ड। भैया जितना ज्यादा जाकर टकराओगे तो टकराने से क्या प्रोड्यूस होगी, आपकी हीट एनर्जी। पहली बात खत्म। दूसरी बात, the heat produced also depend on the resistance of a conductor which determines the difficulty which with the electrons flow। भैया इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने में जो हमारे कंडक्टर या इलेक्ट्रिक सर्किट की जो हमने रेजिस्टेंस डिसाइड करी है वो उनका काम है उस फ्लो को रोकने का। तो भैया उसकी वजह से रेजिस्टेंस बन रही है, और वो रेजिस्टेंस भी हीट को बनाने में एक मुख्य रूप अदा करेगी। तो हीट प्रोड्यूस्ड होगी जो भी डिपेंड करेगी रेजिस्टेंस पर। ज्यादा रेजिस्टेंस, ज्यादा कोलिजन, ज्यादा हीट जनरेट, तो जिसकी वजह से डिफिकल्टी आएगी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने का मतलब है भैया हमारा चार्जेस का फ्लो होना। तो भैया हमारे चार्जेस के फ्लो को अपोज कौन करती है, हमारी प्यारी सी रेजिस्टेंस। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्लियर। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पर। इफ द करेंट इज पास्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, साइम नहीं, क्योंकि टाइम और समय का कॉम्बिनेशन होता है साइम, जो मेरे द्वारा भी बनाया गया है, कुछ नहीं, जीव है फिसल जाती है, कि इफ द करंट इज पास्ड फॉर लॉन्गर टाइम, अगर आपका करंट लंबे समय तक किसी सर्किट के अंदर, कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा है,
तो चांसेस हैं मोर कॉलिजन के, किन के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स एंड द आइंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड द आइंस की सर्किट के अंदर, किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम्स हैं, उनके अंदर कॉलिजन के चांसेस हैं। एंड हेंस मोर हीट इज प्रोड्यूस, जिसके वजह से हमारी ज्यादा हीट बनेगी। मोर टाइम का मतलब है टी, पहले में आई, दूसरे में गई, तीसरे में टी, मतलब पहले पॉइंट में हीट डिपेंड ऑन करंट, दूसरे पॉइंट में हीट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस, तीसरे पॉइंट में हीट डिपेंड ऑन टाइम। देखो लेक्चर को ऐसे ही चलाएंगे, आराम आराम से चलाएंगे और लगातार चलाएंगे। बीच में अभी क्या है कि थोड़ा बहुत आपको की कंसंट्रेशन या लेने के लिए हम बीच बीच में जोक हंसी मजाक भी करते रहेंगे, लेकिन अभी समय ज़्यादा नहीं है। तो बस यार पहले एक बार ये सिलेबस कंप्लीट कर लो, फुल लेक्चर वीडियो देख लो, ले लो, उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे मौज मस्ती वाली क्लासेस पर, जिसमें हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व भी देखते रहेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस भी लगाएंगे, बीच में कुछ शायरियाँ भी होती रहेंगी और हम लोग उस क्लास को फन और इंटरटेन के साथ में समझते रहेंगे। लेकिन एक बार यार अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लो, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास होगा ना तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अभी समय कम है, इसलिए यार मैं चाहता हूँ कि एक बार कैसे भी ना कैसे करके अपने द्वारा आपको वो कॉन्सेप्ट दिए जाएं जिन कॉन्सेप्ट से अभी आप वंचित हो। अभी एक विवाद चल रहा है, उसको हम डिस्क्लोज करेंगे कुछ थोड़े समय के बाद, तब तक अभी ये लेक्चर देखते रहिए। अभी वो क्या है वो बताएंगे, धीरे धीरे समय के साथ पता चल जाएगा। एक विवाद हुआ है फिजिक्स पल्स का। द ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पर सेकेंड, यहां आई, यहां आर, यहां टाइम, तीनों बातों पर डिपेंड हो रही है हीट। Thus the heat produced due to the current flow through a conductor depends on fourth point। देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है। स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, टाइम फॉर विच द करंट फ्लो। इन तीनों बातों का जो एक सार है वो पॉइंट नंबर 4 है। मींस H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, का डायरेक्टली का साइन भाई, करंट, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। लेकिन यहां पर करंट का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हीट के साथ में बनता है वो बनता है उसके स्क्वायर के बराबर। अब मैं तीनों इक्वेशन को कंबाइन करता हूं तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर आर टी, तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। ये मेरा बन गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला, जो मैं यहां देख रहा हूं H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर आर टी। ये तो आ रहे हैं हम इन पॉइंट की वजह से H बराबर I स्क्वायर आर टी। H क्या है, हीट, और हीट ही क्या है, एक इफेक्ट किसका, करंट का। तो मतलब करंट का काम, करंट का क्या हो गया, वर्क, और करंट का वर्क क्या बना रहा है, हीट। तभी तो मैंने बोला था, तभी तो मैंने बोला था, किधर बोला था, किधर बोला था, ये बोला था W बराबर I स्क्वायर आर टी। तो इसी को तभी तो मैंने बोला था W बराबर H। तो H का ये जो हमने फॉर्मूला बनाया I स्क्वायर आर टी, ये तो हो गया हमारा स्टेप बाय स्टेप, और ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू बुक स्टेप, अकॉर्डिंग टू बुक की वजह से, ये हमारा बुक की वजह से हो गया। जो हमारे पॉइंट बुक के हिसाब से हीट, जूल लॉ ऑफ हीटिंग को लेकर होते हैं, वो हमारे इस तरीके से होते हैं। तो द रिलेशन इज कॉल्ड द जूल लॉ ऑफ हीटिंग। हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, कंसीडर कंडक्टर ए वी ऑफ रेजिस्टेंस आर। मैंने क्या किया, कंडक्टर कंसीडर किया जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है, और उसके अंदर मैंने पोटेंशियल लगाया उसके दोनों एंड पर, जिसके अंदर करंट बह रहा है मेरा I और कुछ समय के लिए t के लिए। मींस मैं कह सकता हूं कि मेरा एक सर्किट जिसकी रेजिस्टेंस है R, जिसके अंदर मैंने पोटेंशियल लगाया V और जिसकी वजह से करंट बना I, और वो बह रहा है मेरा कुछ निश्चित समय के लिए, टाइम के लिए। फॉर विच करंट फ्लोइंग, टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए बी इन टाइम t इज q इज इक्वल टू I t। ये मेरा
एंड हो गए, जिन एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस, जिन एंड पर मेरा करंट, जिन एंड पर मेरी रेजिस्टेंस। तो बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन के अनुसार हम जानते हैं कि वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू वी इज बी। सही बात है भाई, कि वर्क डन क्या होगा एक यूनिट चार्ज को लेकर, v बराबर w अपॉन क्यू, v बराबर w अपॉन क्यू, कि v की वजह से वर्क डन किसी यूनिट चार्ज को फ्लो कराने के लिए। ठीक है, टोटल वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज q फ्रॉम ए टू बी, तो ये मेरा w बराबर v इंटू क्यू, w बराबर v इंटू क्यू, कि टोटल वर्क कितना होगा v इंटू क्यू, टोटल वर्क कितना होगा v इंटू क्यू, और मैं q जानता हूं, q इक्वल टू आई टी, q इक्वल टू आई टी, तो मैंने q इक्वल टू क्या रख दिया आई टी, तो वर्क का फॉर्मूला बन गया मेरा v आई टी, और फिर मैं जानता हूं v इक्वल टू होता है आई आर, तो मैंने यहां पर v की जगह पर पुट कर दिया आई आर, और I मेरा पहले से है, तो ये मेरा बन गया H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, सॉरी W इक्वल टू, अभी तो वर्क चल रहा है, दिस वर्क डन इज कॉल्ड, ये जो वर्क हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, वर्क हो रहा है हीट बनाने के लिए, वर्क किसके लिए हो रहा है, हीट बनाने के लिए, तो W बराबर हो गया हमारा H। अब देखो, सो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, सो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो W बराबर है हमारा H, तो इस W को रिप्लेस करके मैं लिख दूंगा H, तो आई स्क्वायर आर टी, मीन्स इस सर्किट के अंदर जो वर्क चल रहा है, अब वो वर्क हमारा इफेक्ट बना रहा है हीट का, तो मैं W बराबर कह रहा हूं H, तो W के बराबर मैं जानता हूं आई स्क्वायर होता है आर टी, तो W रिप्लेस करके दिया मैंने H, तो H बराबर आई स्क्वायर बन गया आर टी, और ये रिलेशन हमारा जूल लॉ ऑफ हीटिंग बड़े आराम से कहा जाता है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। फिर इसको वैल्यू को बस हमने कैलोरी में चेंज कर लिया, और 1 कैलोरी हमारी बराबर होती है 4.18 जूल के बराबर। तो भाई जो टोटल वर्क डन है किसी करंट का किसी सर्किट के अंदर, उसी को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। द कैलकुलेट द वर्क डन, टू कैलकुलेट द वर्क डन, हम सब जानते हैं कि करंट होता है Q अपॉन T, तो Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी, इफ वी W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन कैरिंग अ चार्ज Q फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड टू कंडक्टर, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। फिर तो वही कहानी है भाई जो हम लोग बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, बार बार वही है, पीछे का जो मैं लिख रखा है आई स्क्वायर रख दिया, वी स्क्वायर रख दिया, जो डिफरेंट मैंने फॉर्मूले निकाले थे ये मैंने तीनों को जोड़ दिया, और फाइनल रिजल्ट मेरा ये तैयार कर दिया हीट को लेकर। तो इस लेक्चर के दौरान हम अपनी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ना समझना सीख चुके हैं। अब आगे जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा अब कॉमर्शियल एनर्जी को लेकर, कैसे इस एनर्जी का इस्तेमाल जब हम अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चलाने में करते हैं तो उसकी वजह से हमारे जो पावर का कंजप्शन होता है, जिस एनर्जी का हमारी एनर्जी खर्च होती है, जिसकी वजह से हमारी पॉकेट पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमें क्या भर के आना पड़ता है, बिल। तब तक के लिए लगाए रखो फिजिक्स पल्स से दिल, एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। यार प्लीज़ आज बोल रहा हूँ मैं, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें फिजिक्स पल्स को।